Okay, ji, talking about the event of 1909, that is the Morley-Minto reforms. मॉर्ले-मिंटो के रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो द बैकग्राउंड वाज के इंडियंस वर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दे वर आस्किंग फॉर सेल्फ रूल which was not granted to them, and the Indians were really unhappy with the situation since their demand for self rule has not been fulfilled. So the Indians were kind of angry with the situation, and they were demanding self-rule. And constantly they were saying that bhai, self-rule should be granted, and the British have turned out to be really rude rulers, or really worst or cruel rulers, since they are not granting the Indians with self-rule. अब इस पर ये हुआ कि लॉर्ड मॉर्ले, जॉन मॉर्ले, who was the secretary of the state, or Lord Minto, who was the viceroy at that time, they decided that they are going to introduce some reforms in order to please the Indians. Indians को खुश करने के लिए कुछ reforms को introduce किया जाएगा ताकि ये Indians जो हैं वो खुश हो जाएं, और इससे जो है वो Indians का फायदा हो जाए. तो they introduced the Morley-Minto reforms, या जो उसका real name was Indian Council Act 1909. So here in this act, what were the reforms that were introduced? The reforms were कि एक काउंसिल थी जिसका नाम था इंपीरियल काउंसिल. ठीक है. अब अच्छा, उस टाइम पर गवर्नमेंट के अंदर ब्रिटिश अपने हिसाब से काम किया करते थे, तो ब्रिटिश अपने हिसाब से जो है वो काउंसिल्स बनाया करते थे, और काउंसिल्स में जो है काउंसिल्स ये समझ लें जैसे आज आपके पास मिनिस्टर्स होते हैं. एक एजुकेशन का मिनिस्टर है, तो एक आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्टर है, इंटरनेशनल अफेयर्स का मिनिस्टर है, तो कोई आपके पास किसी रिलीजियस एक्टिविटीज को देख रहा होता है, कोई कोर्ट्स एंड लॉ को देख रहा होता है. तो वी हैव मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस काइंड्स. उस जमाने में मिनिस्टर्स नहीं होते थे, बल्कि उस जमाने में काउंसिल्स होती थी. अब ये इंपीरियल काउंसिल होती थी, इसका काम होता था कि इट इज गोइंग टू लुक आफ्टर सर्टेन अफेयर्स ऑफ द कंट्री. एक और काउंसिल होती थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विच वाज गोइंग टू लुक आफ्टर अदर अफेयर्स ऑफ द कंट्री. कुछ प्रोविंशियल काउंसिल्स हुआ करती थी. ठीक है. तो इस तरह का जो है वो मामला था मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स में. तो इसमें ये कहा गया कि भाई इंपीरियल काउंसिल में द मेंबर्स वर इंक्रीज टू 60 मेंबर्स. ठीक है. और दीज वर द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. नॉन ऑफिशियल का मतलब है कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द इंपीरियल काउंसिल. एक और काउंसिल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें भी द नंबर ऑफ मेंबर्स हैव बीन इंक्रीज टू 60, which means that now Indians, 60 Indians will be allowed to participate in central executive council, and 60 Indians will be allowed to participate in imperial council, but they were only allowed to advise the government or discuss the affairs with the government. They were not allowed to take any decision against the government or about the government. ठीक है. Other than that, there was a provincial council wherein it was said कि membership was increased, and it was about 50 members for larger provinces. Yani the provinces which were large, having a high population in those provinces, the council of the provinces was said कि 50 members from that province, or 50 Indians from that province, can become a part of the council. However, talking about a smaller province, so उस smaller province में कहा गया है कि जी 30 members can become a part of that province. 30 members from that province can become a part of that provincial council. Other than that, कहा गया कि भाई Muslims would be elected by separate electorates. यानी the demand for the Muslims which was approved in the similar deputation, अब उसको लॉ में शामिल कर दिया गया. सिमिलर डेप्यूटेशन में अप्रूव किया गया था कि भाई यस, मुस्लिम्स विल बी ग्रांटेड विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अब उसको शामिल भी कर दिया गया कि यस, मुस्लिम्स विल बी ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ठीक है. आपके लिए जरूरी है सिर्फ आप ये चार डिमांड्स, इसकी चार पॉइंट्स मॉर्लेमेंटो के याद कर लें. यानी मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये चार काउंसिल्स को याद कर लें, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स याद कर लें, तो दैट इज इनफ टू मेमोराइज अबाउट दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. अच्छा, इसकी बात की जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या आया, तो इसका इम्पैक्ट ये कि इट गेव इंडियंस a representation in the government, but the role was advisory only.
ठीक है ना, द इंडियंस वर गिवन अ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, द इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, बट द रोल वाज एडवाइजरी ओनली। अच्छा, ब्रिटिश डिड नॉट वांट द लोकल्स टू गिव द पावर टू चेंज द लॉ। ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि वो लोकल पीपल को, इंडियंस को इतनी पावर दें कि दे कुड चेंज द लॉ। ये ब्रिटिश तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, किसी तौर पर किसी सूरत नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया। However, it turned out to be fruitful for the Muslims. Why? Because acceptance of separate electorates, it was a major demands of the Muslims previously, and now it was officially approved. And now Muslims were emerging on the surface as a separate nation, which was something amazing. However, the Hindus believed that it was undemocratic. The reason was that the people were only allowed to advise the government. They were not allowed to uh, participate in the law making process, or they were not allowed to take decisions. So that turned out to be a big problem. आपके पास सवाल किस तरह का बनता है इसके ऊपर? सवाल बनता है, व्हाई डिड द इंडियंस रिजेक्ट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ठीक है, अगर ऐसा सवाल 7 मार्क का बनता है, और यूजुअली यही बनता है, तो उस पर आप क्या करते हैं, आप एक इंट्रो बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि जी, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मॉर्ले एंड द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। फिर आप ये कहते हैं, द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर आल्सो नोन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. Moreover, the purpose of Morley Minto reforms was to please the Indians, since the Indians were continuously protesting against the government. So in order to uh, help the Indians, or in order to make the Indians happy, these kind of reforms were introduced. ये इंट्रोडक्शन बनाते हैं आप, और फिर आप बताते हैं कि in the Morley Minto reforms, the number of members in the Central Executive Council, in the Provincial Council, and in the Imperial Legislative Council were increased, but these councils allowed the Indians advisory services only. They were not allowed to make any laws, or they were not allowed to participate in the decision making process of the government. This angered the Indians. ठीक है, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे कि भाई, ब्रिटिश डिड नॉट वांट द लोकल्स टू गिव द पावर टू चेंज द लॉ, और Hindus believed that it was undemocratic. Hindus and Muslims both were not happy with it. However, Muslims were happy with the Morley Minto reforms up to the extent that it accepted the demand for separate electorates. However, the Hindus strongly opposed it, and they said that it was highly undemocratic since it did not grant any real power to the Indians. ठीक है, तो ये बन गया आपके पास मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस पर यूजुअली 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर 14 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर वो टाइमलाइन देता है, तो टाइमलाइन में भी अगर वो दे तो इसी तरह इसको एक पैराग्राफ में मॉर्ले मिंटो एक्सप्लेन कर दें, दैट इज समथिंग मोर देन इनफ। इसके बाद आगे बढ़े तो दूसरा बड़ा जो इवेंट आपके पास है वो है 1916 का लखनऊ पैक्ट। अच्छा, 1916 के लखनऊ पैक्ट की अगर बात करें तो this was the first time when the leaders of Congress and Muslim League, they met at Bombay and they formed an agreement which brought the Muslim League and Congress closer to each other. This was the first time when Congress was ready to realize the demands of the Muslims. और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भाई, आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो तमाम की तमाम डिमांड्स हम पूरी करवा के देंगे, आप बेफिक्र रहें। और इनका आपस में ये कहना था कि कांग्रेस ने कहा कि इफ द मुस्लिम लीग इज गोइंग टू ज्वाइन हैंड्स विद कांग्रेस पार्टी, देन दे आर गोइंग टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और दे आर गोइंग टू आस्क फॉर सेल्फ रूल। तो इस पर कांग्रेस ने कहा कि देखिए, आपकी जितनी भी डिमांड्स बनती हैं ना, वो आप हमें बताएं, यहाँ लिखें, और हम उसको टोटली एग्री करते हैं। आप हमारी डिमांड्स को एग्री करें, हम आपकी डिमांड्स को एग्री करते हैं, तो हम मिलकर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर अस। अच्छा, ये बात समझ में आती है। सो अच्छा, मुसलमानों की कुछ कॉमन डिमांड्स हैं जो मैं बार बार बताता हूँ कि ये कॉमन डिमांड्स अगर आप जहन में रख लें तो ये डिमांड्स जो हैं वो आपको यहाँ भी काम आएंगी। ये डिमांड्स दिल्ली प्रपोजल्स में भी सेम है, ये डिमांड्स जिनास 14 पॉइंट्स में भी सेम है, और नेहरू रिपोर्ट में भी इन्हीं डिमांड्स की अमेंडमेंट मांगी गई थी। तो अगर ये डिमांड्स यहाँ समझ लेंगे तो, या यहाँ याद कर लेंगे, तो इसके बाद दोबारा इन डिमांड्स को याद करने की जरूरत आपको नहीं पेश आएगी। ठीक है,
तो इसमें क्या क्या डिमांड्स हैं भाई? इसमें डिमांड्स हैं कि भाई मुस्लिम्स हैड द राइट फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, एंड मुस्लिम्स वुड हैव 1/3 सीट्स इन द in all councils, और specifically talking about the central legislative council. central legislative council का मतलब होता था जैसे आजकल हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट होती है, यानी ये प्राइम मिनिस्टर और ये सब जो लोग होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह, इनसे रिलेटेड जो इनकी कैबिनेट होती है या इनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट होती है आपकी। तो इसी तरह उस जमाने में होती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल असेंबली या सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों नाम दिए जाते हैं इसको, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, तो दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। तो द बेसिक डिमांड वाज कि 1/3 representation should be there of the Muslims in all councils, especially in the central legislative assembly. फिर एक और डिमांड थी मुसलमानों की कि नो एक्ट वुड बी पास्ड अनलेस 3/4 ऑफ दैट कम्युनिटीज मेंबर्स इन द काउंसिल सपोर्टेड इट। ये बात ये कही गई थी कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ लॉ इज गोइंग टू बी पास्ड अगेंस्ट द सिख पीपल, ठीक है, कि पंजाब में जो सिख पीपल हैं वो जो है दे आर गोइंग टू स्टैब्लिश अ प्रेयर एरिया इन पंजाब, तो वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो उस पर अगर लॉ पास होना है तो वो लॉ उसी वक्त पास होगा व्हेन 3/4 मीन्स 75% ऑफ द सिख पीपल अवेलेबल इन द लॉ मेकिंग बॉडी, या उस काउंसिल जो वो काउंसिल जो इस लॉ को अप्रूव करने वाली है, उस काउंसिल के 75% सिख पीपल अगर उससे एग्री करेंगे तो वो लॉ पास होगा, वरना लॉ पास नहीं होगा। यानी इसका मकसद था कि भाई इंडिया में जो नेशंस रह रही हैं और उन नेशंस के बारे में अगर आप कोई लॉ पास करने जा रहे हैं, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इट इज नेसेसरी कि आप देख लें कि उनके कितने बंदे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, और उनके बंदों से पहले आप जो है वो पूछ लें, कंफर्मेशन ले लें। इफ दे एग्री टू डू सो देन ओनली यू कैन पास द लॉ, अदरवाइज इस तरह थोड़ी आपने उठाया लॉ लॉ पास कर दिया किसी के भी खिलाफ। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसके अलावा कुछ ज्वाइंट डिमांड्स थी, कॉमन डिमांड्स थी, जो कांग्रेस भी मांग रही थी और मुस्लिम लीग भी मांग रही थी, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स ऑफ द काउंसिल शुड बी इंक्रीज, यानी जितनी काउंसिल्स हैं, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स में, तमाम के तमाम गवर्नमेंट के एरियाज में सीट्स इंक्रीज की जाएं। यानी आप बात करें इंपीरियल काउंसिल की, आप बात करें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, आप बात करें प्रोविंशियल काउंसिल की, या आप बात करें सेंट्रल असेंबली की, हर पार्ट में गवर्नमेंट के फॉर द इंडियन सीट्स शुड बी इंक्रीज। सीट्स शुड बी इंक्रीज का मतलब है कि मोर इंडियंस शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई ओनली अ फ्यू और हैंडफुल ऑफ द इंडियंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। इफ यू आर गोइंग टू अलाउ ओनली अ हैंडफुल ऑफ द इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, हाउ आर दे गोइंग टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ आर दे गोइंग टू फाइट फॉर देयर राइट्स? सो इसकी बात की जा रही थी कि भाई आप इसके लिए जो है वो इसको कंसिडर करें, इस चीज को देखें, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, और उसको जो है वो पूरा करवाया जाए। तो इसकी वजह से ये डिमांड रखी गई। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन डिमांड जो मुसलमान शुरू से मांगते आ रहे हैं, इस बार कांग्रेस ने भी जो है वो साथ दे दिया है, वो थी कि ऑल प्रोविंसेस शुड हैव ऑटोनॉमी। ऑल प्रोविंसेस शुड हैव ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुड बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस चीज को कहते हैं? कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट should be having the power to make laws for their own province by their own। अब तक ये होता था कि जितने लॉज बनाता था वो मुल्क में वाइसरॉय बनाता था, या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती थी बस, या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो पावर डेलीगेट करती थी किसी गवर्नर को या किसी काउंसिल को, तो वो काउंसिल लॉज बनाया करती थी। तो अब ये कहा गया कि भाई आप प्रोविंसेस को पावर दें, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ एवरी प्रोविंस द अथॉरिटी दैट दे कैन मेक लॉज ऑन देयर ओन फॉर देमसेल्व्स, सो दैट, क्योंकि बात ये है कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोस कि भाई व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर पीपल। ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताया ना भाई कि उनके लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट डू दे वांट। ये तो हमें पता ही नहीं है। अब वो वहाँ वाइसरॉय ब्रिटेन में बैठा हुआ है, या वाइसरॉय जो है वो पूरे इंडिया को गवर्न कर रहा है, या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हाउ आर दे गोइंग टू नो कि भाई व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल? द डिमांड्स ऑफ द पीपल कैन ओनली बी रियलाइज्ड, या द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल कैन ओनली बी एनालाइज्ड और अंडरस्टूड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग नेसेसरी के जिसके बारे में कहा गया, ठीक है।
तो एक तो बात ये होती है।